तो आज अपन ये थ्योरम करेंगे जो अभिलक्षण पर बेस्ड है। फिर से रिपीट करती हूँ स्टेटमेंट। सिद्ध कीजिए पूर्णांक प्रांत का लक्षण। लक्षण का मीन्स यहाँ अभिलक्षण से है, जीरो होगा या फिर एन होगा। या तो पूर्णांक प्रांत का अभिलक्षण जीरो होगा या फिर एन होगा, जैसा कि उसके योग समूह योग संक्रिया के लिए वो ग्रुप बनाता है, तो उस योग समूह के शून्योत्तर यानी नॉन जीरो अशून्य अवयव की कोटि जीरो या एन है। क्या मतलब है यहाँ पर? यहाँ हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो जीरो होता है या एन होता है। मीन्स या तो परिमित होता है, और अगर अपरिमित होता है तो हम अपरिमित के केस में अभिलक्षण को क्या कहते हैं? कल देखा हमने, अभिलक्षण अपरिमित के केस में या तो जीरो कहलाता है या अनंत कहलाता है। तो हमें यहाँ यही प्रूफ करना है कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण जीरो होगा या फिर एन होगा, जैसा कि उसके अशून्य अवयव की कोटि है। और कौन से अशून्य अवयव की? जो योग समूह के लिए है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर कर लिया था Z7 + 7 × 7, तो उसके अंदर योग समूह कौन सा था? योग समूह मतलब योग संक्रिया के लिए ग्रुप। योग संक्रिया के लिए ग्रुप ये था, और इस ग्रुप के प्रत्येक अशून्य अवयव की कोटि, इसके प्रत्येक अशून्य अवयव की कोटि, और इसके अशून्य अवयव थे 0, 1 से लेकर और 6 तक। इसके अशून्य अवयव थे 1 से 6 तक, और प्रत्येक अशून्य अवयव की जो कोटि थी वो ही वलय का अभिलक्षण था। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ये लें पूर्णांकीय प्रांत का, तो इस पूर्णांकीय प्रांत में भी Z+ ग्रुप है, और Z+ ग्रुप के अशून्य अवयव की कोटि वलय का अभिलक्षण होती है। तो इसकी किसी भी नॉन जीरो की कोटि अगर हम निकालें, जैसे 2 की कोटि निकालनी है, तो 2 की कोटि कितनी होगी? 2 में 2 को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि हमें तत्समक जीरो ना मिल जाए, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 2 में 2 को जोड़ने पर आपको कभी भी जीरो मिले। इसका मतलब ऐसा किसी एन का अस्तित्व नहीं है। तो अगर हम Z+ में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे तो वो अनंत आएगा, जैसा कि इसका अभिलक्षण भी अनंत ही होगा। और ऐसे ही यहाँ अगर हम देखें तो Z7 + 7 में अगर हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे तो वो परिमित आएगा, जैसा कि इसका अभिलक्षण भी परिमित होगा। तो अभिलक्षण और अवयव की कोटि कल हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, सेम होगी। और कौन से अवयव की कोटि? योग समूह के लिए। योग समूह के लिए यानी प्लस संक्रिया के लिए जो ग्रुप होता है, उसमें अगर हम अवयव की कोटि निकालते हैं प्लस संक्रिया से, तो जो अवयव की कोटि होती है वो ही वलय का अभिलक्षण होता है। भाई आपको 2 ही तो मान मिलेंगे, या तो अभिलक्षण यानी कि एन का अस्तित्व विद्यमान होगा, या फिर एन का अस्तित्व विद्यमान नहीं होगा। एन का अस्तित्व विद्यमान हुआ तो अभिलक्षण आपको परिमित मिल जाता है, और एन का अस्तित्व विद्यमान नहीं होता तो अभिलक्षण अनंत या शून्य कहलाता है। तो वही काम कोटि के केस में था। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आप निकाल रहे हैं तो या तो ऑर्डर आपको परिमित मिलेगा यानी एन, या फिर ऐसे एन का अस्तित्व ही नहीं मिलेगा यानी ऑर्डर आपको क्या मिलेगा? अनंत या शून्य। आ रही है बात समझ में? बताइए, थ्योरम का स्टेटमेंट आया समझ में कि क्या प्रूफ करवा रहा है? कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण वो ही होगा जो उसके किसी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर होगा। पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण वो ही होगा जो उसके किसी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अभी हम एक नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे ए, तो ए का ऑर्डर अगर जीरो हुआ तो अभिलक्षण जीरो दिखाएंगे, ए का ऑर्डर अगर एन हुआ तो अभिलक्षण एन दिखाएंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए, आया मीनिंग समझ में? कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण उसके किसी अशून्य अवयव की कोटि के बराबर होता है। उसकी किसी अशून्य अवयव की कोटि के बराबर होता है। कल जो Z7 वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, उस एग्जाम्पल में अशून्य अवयव 1 से 6 थे, तो 6 के 6 एलिमेंट का ऑर्डर 7 ही था, और हमेशा ऐसा ही होगा। Z9 वाला देखा था तो Z9 में ऑर्डर अलग अलग आ रहे थे,
किसी का ऑर्डर 3 आ रहा, किसी का ऑर्डर 9 आ रहा, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात तो Z9 पूर्णांकीय प्रांत ही नहीं था। हम पूर्णांकीय प्रांत के केस में बोल रहे हैं, वलय के केस में नहीं बोल रहे, ठीक है। तो पूर्णांकीय प्रांत होगा तो उसके अशून्य अवयव की कोटि ही उसका अभिलक्षण होगा, और जब कोटि निकालेंगे तो ऑपरेशन प्लस वाला लेंगे, योग समूह वाला लेंगे, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन नहीं लेना, क्योंकि सेकंड संक्रिया किसी भी तरीके से ग्रुप को परिभाषित नहीं करती वलय के अंदर, ठीक है। अब देखिए थ्योरम इजी है, बस आपको इसका स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से समझ आना चाहिए और याद होना चाहिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण उसके किसी अशून्य अवयव की कोटि के बराबर होता है। जो कोटि होगी वही अभिलक्षण होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमने मान लिया कोई भी पूर्णांकीय प्रांत, माना d प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है, d प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। अब अगर ये पूर्णांकीय प्रांत है तो इसके अंदर d प्लस क्या है, यौगिक ग्रुप, इसके अंदर d प्लस क्या है आपके पास, योग समूह के लिए ग्रुप, हाँ जी। तो d प्लस हमारे पास है योग समूह के लिए ग्रुप। तब हम क्या दिखाएंगे कि d के किसी नॉन जीरो का ऑर्डर जो होगा वो ही अभिलक्षण भी होगा। तो देखिए अब d प्लस डॉट अगर एक पूर्णांकीय प्रांत ले लिया तो हम d में से एक एलिमेंट भी ले लेते हैं अशून्य अवयव, वह a बिलोंग्स टू d का एक अशून्य अवयव है, ठीक है। a हमने क्या ले लिया, d का एक अशून्य अवयव, d पूर्णांकीय प्रांत ले लिया और a इसका एक अशून्य अवयव नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो a का ऑर्डर होगा वो ही वलय का यानी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण होगा। तो a इसका एक अशून्य अवयव है, तब हम क्या प्रूफ करेंगे, केस फर्स्ट, यदि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए आप एक बात दिमाग में रखिए कि केसेस दो ही बनेंगे, या तो इस a का ऑर्डर निकल जाएगा परिमित, या फिर इस a का ऑर्डर नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो उस केस में कोटि अनंत या शून्य कहलाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले ये बताइए, जब हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर या तो आपको परिमित मिलता है n, या फिर आपको नहीं मिलता। तो नहीं मिलने का मतलब आप a में a को अनंत बार भी जोड़ देंगे तो भी तत्समक 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कोटि शून्य है या फिर कोटि अनंत है, ठीक है। और जब मिल जाता है तो बोलते हैं कोटि परिमित है, और परिमित को हम n से रिप्लेस करते हैं, किसी भी परिमित राशि को हम n से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ a फर्स्ट क्या लेके चल रहे हैं, 0। तो ऑर्डर ऑफ a अगर 0 होगा तो पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण भी शून्य होना चाहिए, ठीक है। अगर a का ऑर्डर 0 है यानी a का ऑर्डर परिमित नहीं है तो अभिलक्षण भी परिमित नहीं होना चाहिए। सेकेंड सिचुएशन बनेगी a का ऑर्डर परिमित है तो अभिलक्षण भी परिमित होना चाहिए। इन दो पॉसिबिलिटी के अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, या तो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो जो मिला वो ही अभिलक्षण होगा, नहीं मिलेगा तो अभिलक्षण भी आपके पास अनंत या शून्य होना चाहिए। तो देखिए केस फर्स्ट ले लिया, यदि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 0, ये ऑर्डर o है और ये 0 है। यदि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 0 है तो कोटि की परिभाषा से आप क्या लिखेंगे, यदि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n होता है तो कोटि की परिभाषा अनुसार क्या लिखा जाता है, जल्दी से बताइए। अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है तो कोटि की परिभाषा से हम आगे क्या लिखते हैं,
यदि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है तो नेक्स्ट लाइन में कोटि की परिभाषा अनुसार आगे क्या लिखा जाता है? ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। ठीक, लेकिन ए की पावर यहाँ एन नहीं लगेगा। देखिए आप ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन लेस देन वाला केस बेटा यहाँ अभी नहीं आता, लेस देन केस इसमें आता है। यदि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई ऐसे लिखा हुआ है, यदि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई ऐसे लिखा हुआ है तो कोटि की परिभाषा अनुसार ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिख रखा, ऐसे लिख रखा है, और लेस देन नहीं, सिर्फ इक्वल टू का साइन है। तो अगर ए की कोटि एन है तो कोटि की परिभाषा के अनुसार हम लिखते हैं ए की पावर एन बराबर ई है। ठीक है, कोटि की परिभाषा अनुसार हम क्या लिखते हैं? ए की पावर एन बराबर ई लिखते हैं। अगर ए की कोटि एन है तो ए की पूर्णांक घात एन ई के बराबर होती है। लेकिन ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन हम कौन से केस में लिखते हैं? जब हमारे पास कोई संक्रिया नहीं दे रखी होती तो हम गुणा मान के चलते हैं, और गुणा मान के चलते हैं तो गुणा के केस में हम ये रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं पावर वाला, क्योंकि ए को ए से एन बार गुणा किया तब तत्समक मिला। पर यहाँ पर संक्रिया दे रखी है। संक्रिया कौन सी है? यहाँ पर योग समूह की बात कर रहा है, और योग के केस में रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं किया जाता। योग के केस में हम इसके बाद योग के केस में हम क्या लिख सकते हैं? यदि ए का ऑर्डर एन है तो ए की एन टाइम संक्रिया कराने पर आपको तत्समक मिला ई। तो ए की ए से एन टाइम संक्रिया कराई तब तत्समक मिला ई। तो आप कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं? प्लस के केस में एन डॉट ए, और मल्टीप्लाई के केस में ए की पावर एन। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हम कोटि वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि जब हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर लिखते हैं तो लिखते समय कौन सा रिप्रेजेंटेशन काम में लेना है, ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है, डिपेंड करता है ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है या प्लस का है। तो अभी हमारे पास प्लस का है, तो देखिए इसको कंपेयर कीजिए इससे और फिर लिखिए इस फॉर्म में। अगर ए का ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब 0 की ए से संक्रिया कराने पर तत्समक मिला 0, यही लिखेंगे। अगर ए का ऑर्डर 0 है, ए का ऑर्डर 0 है तो 0 की ए से संक्रिया कराने पर तत्समक मिलना चाहिए, और योग का तत्समक क्या है? हमारे पास 0 है। तो इस लाइन से ये लाइन आ जाएगी, और ये लाइन हमने किससे लिखी? ये लाइन लिखी हमने कोटि की परिभाषा अनुसार। ये लाइन लिखी हमने कोटि की परिभाषा अनुसार। ठीक है, लिख दिया। और अब आप इसको वलय के अभिलक्षण से कंपेयर कीजिए। कल हमने अभिलक्षण की परिभाषा लिखी थी। क्या थी अभिलक्षण की परिभाषा? एन डॉट ए इज इक्वल टू 0। अभिलक्षण की परिभाषा क्या थी? एन डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो एन कहलाता है वलय का अभिलक्षण, और इसकी तुलना अगर हम इससे करते हैं तो यहाँ एन आपको क्या मिल रहा है? क्या आ रही है एन की वैल्यू इससे कंपेयर करने पर? इससे कंपेयर करने पर एन की वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब वलय का अभिलक्षण क्या है? 0 है। तो आगे हम लिख सकते हैं, अतः अभिलक्षण शून्य है। ठीक है, रीजन क्योंकि एन डॉट ए इज इक्वल टू 0 से हमने कंपेयर किया, अभिलक्षण की परिभाषा से तुलना की, तो अभिलक्षण आ रहा है 0। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिए, अगर ऑर्डर 0 है तो अभिलक्षण भी 0 है। अगर ऑर्डर 0 है तो अभिलक्षण भी 0 है। सेकंड केस, अगर ऑर्डर n है तो अभिलक्षण n आना चाहिए। तो देखिए
यदि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है, ए का ऑर्डर कितना ले लिया हमने, एन ले लिया, तो अभिलक्षण भी एन आना चाहिए। ए का ऑर्डर अगर एन लिया है तो ऑर्डर की परिभाषा से, कोटि की परिभाषा वापस लगाएंगे, ए से एन टाइम संक्रिया कराई तो एन डॉट ए बराबर मिला तत्समक अवयव 0, ये लिख दिया। और अब यहां से अगर हम देखें तो ये परिभाषा कोटि से लिखी, लेकिन है भी किसकी, यहाँ पर कोटि के साथ साथ अभिलक्षण की। एन डॉट ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो एन क्या कहलाएगा, अभिलक्षण कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ये अभिलक्षण एन केवल किसके लिए आया, किसी एक अशून्य अवयव के लिए। वो एक अशून्य अवयव कौन सा था, ए। हमें दिखाना है कोई सा भी अशून्य अवयव ले तो ऑर्डर एन ही रहेगा। तो अभी आपने ये जो स्टेटमेंट प्रूफ किया, इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए मुझे ये और लगाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं लगाऊंगी तब तक ये अभिलक्षण की परिभाषा पूरी नहीं होगी। तो अभी एन डॉट ए इक्वल टू 0 तो आ गया, अभिलक्षण एन तो आ गया, लेकिन ए के लिए आया। हमें प्रत्येक ए के लिए अभिलक्षण एन ला के दिखाना है। तो अब आप ए की जगह कोई भी स्वेच्छे बी के साथ भी अगर एन की संक्रिया कराते हैं तो एन डॉट बी का मान भी 0 आना चाहिए, एन डॉट सी का मान भी 0 आना चाहिए, एन डॉट डी का, ई का, एफ का, यानी प्रत्येक ए के लिए एन डॉट ए 0 होना चाहिए। तो अभी ये वाली चीज हमने प्रूफ नहीं की, तो इस वाले को प्रूफ करने के लिए आगे मैं कोई स्वेच्छे बी ले रही हूँ, ठीक है। माना बी बिलोंग्स टू डी, कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक है। तब दोनों तरफ बी से वाम संक्रिया करा दी, एन ए की भी और 0 की भी, ठीक है। दोनों तरफ मैंने बी से वाम संक्रिया, उत्तर संक्रिया करा दी, राइट साइड करा दी, एन ए की बी से करा दी, 0 की बी से करा दी, ठीक है। 0 डॉट बी 0 होता है, फंडामेंटल थ्योरम की है हमने। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा एन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक। और सहचार्यता के नियम से ये आ जाएगा ब्रैकेट एन ए बी, और इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी अप टू ए डॉट बी एन बार इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसा। हेमंत पहले मुझे मेरी थ्योरम पूरी कर लेने दो, बाद में आर्ग्यूमेंट्स करना। एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, क्या मतलब है एन ए डॉट बी का, कि ए डॉट बी की ए डॉट बी से एन टाइम संक्रिया कराई, और एन टाइम संक्रिया कौन सी होगी, प्लस। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी एन बार करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहां से हम गुणा की योग पर बंटनशीलता का नियम लगाकर क्या लिख सकते हैं, गुणा की योग पर बंटनशीलता का नियम लगाकर हम ए कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ए डॉट एन बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। b प्लस बी कितनी बार हो रहा है, n बार, तो इसे क्या लिखेंगे, एन बी, ठीक। और यहां से दो का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, a डॉट ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, और 2 का प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों में से एक शून्य होगा, क्योंकि शून्य भाजक रहित है। शून्य भाजक रहित है, पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है, शून्य भाजक रहित है, इसका मतलब 2 का गुणा अगर 0 हो रहा है तो दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है। और दोनों में से किसका 0 होना जरूरी है, दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है, लेकिन ए अशून्य है, तो फिर बचा हुआ दूसरा शून्य होगा, और दूसरा शून्य होते ही देखिए ये वाला स्टेटमेंट वापस से प्रूफ हो गया, किसके लिए,
बी के लिए, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू 0 वह वलय शून्य भाजक रहित है। शून्य भाजक रहित है तो दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है। तो ए 0 नहीं है तो दूसरा 0 होगा, और दूसरा 0 होते ही देखिए क्या प्रूफ हुआ कि एन की संक्रिया बी से कराई तो भी 0 मिला, एन की संक्रिया ए से कराई तो भी 0 मिला, और बी कोई स्वैच्छे है तो कोई स्वैच्छे है तो बी की जगह सी डी ई एफ कुछ भी आए 0 होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को अब पूरा लिख सकते हैं। अतः एन डॉट ए इज इक्वल टू 0 फॉर ईच ए बिलोंग्स टू डी। पहले हमारे पास ये वाली शर्त नहीं थी, सिर्फ एक ए के लिए था, अब हमने प्रत्येक ए के लिए कर दिया। तो यहाँ पर ये परिभाषा पूरी हो गई अभिलक्षण की। तो यहां से अभिलक्षण क्या हो जाएगा, एन रिप्लाइज अभिलक्षण एन होगा। तो देखिए अगर कोटि 0 है तो अभिलक्षण 0 है, कोटि n है तो अभिलक्षण n है। तो जैसा आपके वलय का अभिलक्षण है वैसा ही अवयव की कोटि होगी, या ऐसा बोलेंगे जैसी अशून्य अवयव की कोटि है वैसा ही वलय का अभिलक्षण होता है। ठीक है, पहले बताइए थ्योरम आ गई समझ में। अब दूसरी बात ये, पूर्णांकीय प्रांत के लिए अभिलक्षण n.1 वाला होता है। तो n.1 वाला अभिलक्षण हम पूर्णांकीय प्रांत के केस में लेते हैं, वहां सिर्फ एक अशून्य अवयव 1 के लिए होता है। लेकिन उसने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है वो उसने क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए अभिलक्षण 0 या n होगा जैसा कि उसके योग समूह के अशून्य अवयव की कोटि, और वो अशून्य अवयव 1 के अलावा और कोई सा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने प्रूफ स्टैंडर्ड किया है, किसी भी अशून्य अवयव को लेके किया है। अब आपने ये जब प्रूफ स्टैंडर्ड पूरे के लिए कर दिया तो अब इस ए की जगह 1 आ जाएगा तो भी ये प्रूफ हो जाएगा पूर्णांकीय प्रांत के लिए, और अगर ए रहता है तो भी ये यहाँ पर सही है। देखिए हम सिर्फ पर्टिकुलर एक के लिए लेकर नहीं करेंगे। n.1 इज इक्वल टू 0 पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण ये होता है, ठीक। लेकिन 1 का ऑर्डर आप कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अगर आप फिक्स कर देंगे ए की वैल्यू 1 पूर्णांकीय प्रांत के अभिलक्षण की परिभाषा अनुसार, अगर मेरा अशून्य अवयव ए ना होकर 1 है, भाई परिभाषा यही है ना। देखिए कंपेयर करना सीखिए, ये परिभाषा वलय की पड़ी और ये परिभाषा पूर्णांकीय प्रांत की पड़ी। दोनों में क्या अंतर आ रहा है, वलय में ए है और पूर्णांकीय प्रांत में ए की जगह फिक्स कर दिया 1 है। ठीक है, अब वो कह रहा है अशून्य अवयव की कोटि जो होगी वो ही अभिलक्षण होगा। तो मैंने अशून्य अवयव ए की जगह अगर 1 ले लिया तो मैं ऑर्डर ऑफ 1 को कभी भी 0 नहीं लिख सकती, क्योंकि 1 तत्समक है और तत्समक की कोटि कभी भी शून्य नहीं होती, तत्समक की कोटि 1 होती है। तो आप ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 लेंगे, 0 नहीं ले सकते, और 0 नहीं ले सकते तो फिर आपके पास अभिलक्षण 0 नहीं आएगा, अभिलक्षण 1 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में हेमंत? बताइए, यहां हमने n.1 इसलिए नहीं लिया, n.1 जो पूर्णांकीय प्रांत के अभिलक्षण की परिभाषा थी उसको हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि अशून्य अवयव 1 के अलावा और कोई सा भी हो सकता है, और कोई सा भी हो एलिमेंट, जो भी अशून्य अवयव होगा उसका ऑर्डर ही अभिलक्षण होगा। तो यहाँ पर 1 के अलावा और भी तो अशून्य अवयव हैं, और अगर हम 1 फिक्स कर देते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट पूरा नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा भी पूरा नहीं होता है। आप ए का ऑर्डर तो 0 और n बोल सकते हैं, लेकिन 1 का ऑर्डर 0 और n नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 तो फिक्स है, तत्समक है, गुणन तत्समक है, और 1 की कोटि जब आप निकालेंगे तो आपको 1 का ऑर्डर आप 0 और 1 का ऑर्डर आप n नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर जनरल प्रूफ करके चलेंगे, और जनरल प्रूफ में बाद में हम एक ही जगह कोई भी अशून्य अवयव की बात करें तो थ्योरम प्रूफ्ड है, हमने फॉर ईच के लिए कर दिया। आगे थ्योरम समझ में बताइए।
दोबारा देख लीजिए, पूर्णांकी प्रांत लिया डी प्लस डॉट और डी प्लस उसके अंदर ग्रुप है, उस ग्रुप डी प्लस का एक नॉन जीरो एलिमेंट ए ले लिया, कोई भी एलिमेंट ए ले लिया। अब ए का जो ऑर्डर है वही अभिलक्षण है, ऐसा हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हमने ए का ऑर्डर जीरो लिया, ए का ऑर्डर जीरो लिया तो जीरो लेने के बाद कोटि की परिभाषा से ये स्टेटमेंट लिखा और इस स्टेटमेंट की तुलना अभिलक्षण से की तो अभिलक्षण आ गया 0। ये अभिलक्षण होता है। सेम एज ए का ऑर्डर एन लिया तो कोटि की परिभाषा से ये लिखा और ये परिभाषा अभिलक्षण की आ गई। लेकिन अब एन फॉर ईच के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पर फॉर ईच के लिए एन लिखेंगे तो हमें ए की जगह बी से संक्रिया कराएं, सी से कराएं तो भी जीरो आना चाहिए। तो दिखाना पड़ेगा कि प्रत्येक ए के लिए एन डॉट ए जीरो है। तो हमने ए की जगह कोई स्वेच्छ बी ले लिया, दोनों तरफ बी से संक्रिया कराई, बाद में सिर्फ आपने नियम लगाए हैं, सहचार्यता का नियम लगाया, फिर उसके बाद संक्रिया ए डॉट बी एन बार हो रही है तो अलग अलग लिख दी एन बार। ठीक है, बंटन का नियम लगाया, ए कॉमन लिया, बी प्लस बी एन बार। इस पर फिर से हमने बी प्लस एन बार हो रही है तो संक्रिया से यानी समवर्तता से एन डॉट बी हो जाएगा। और यहां से 2 का गुणा 0 हो रहा है तो दोनों में से एक 0 होगा क्योंकि शून्य भाजक रहित है, और ए नॉन जीरो है तो दूसरा एन डॉट बी बचा, ये 0 होगा। एन डॉट बी 0 होना, यही स्टेटमेंट दोबारा आ गया बी के साथ, तो इसका मतलब फॉर ईच के साथ। ये भी फॉर ईच के साथ है क्योंकि 0 डॉट ए 0 होता है, ऐसा हमने फंडामेंटल थ्योरम में किया फॉर ईच ए के लिए। तो यहां से प्रूफ हुआ जो अशून्य अवयव की कोटि होगी वो ही अभिलक्षण होगा। क्लियर है। अब देखिए सेकंड थ्योरम में आपको ये अभिलक्षण जो n है ये आगे प्रूफ करना है कि ये अभिलक्षण जो n निकला है ये n पूर्णांकी प्रांत के केस में अभाज्य संख्या होता है। ये अभिलक्षण जो मिला आपको ये अभाज्य संख्या होगी, ऐसा हमें सिद्ध करना है, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, वो नेक्स्ट थ्योरम में करेंगे। तो ये आपकी नेक्स्ट थ्योरम है और लास्ट थ्योरम है रिंग की। ठीक, क्या प्रूफ करना है अब हमें इसमें कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण 0 होगा या n जो आपने पिछली बार प्रूफ किया वो n अखंडनीय होगा, ऐसा हमें दिखाना है। अखंडनीय का मीन्स जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, जिसके गुणनखंड 1 और खुद के अलावा और कोई नहीं होंगे, इसका मतलब प्राइम नंबर। अखंडनीय का मतलब क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभी जो पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण हमने जस्ट इससे पहले वाली थ्योरम में दिखाया 0 या n, तो अब उस n को हमें अखंडनीय अभाज्य संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सेम पिछली थ्योरम के जैसे d प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक, और a बिलोंग्स टू d का कोई अशून्य अवयव है। ठीक है, a d का कोई अशून्य अवयव है और हमने लास्ट थ्योरम में प्रूफ किया है जो a का ऑर्डर होगा वो ही वलय का अभिलक्षण होगा। ठीक है, तब हम जानते हैं कि यदि ऑर्डर ऑफ ए 0 है तो अभिलक्षण 0 होगा। ठीक, व यदि ऑर्डर ऑफ ए n है या p है, कुछ भी ले लेते हैं, यदि ऑर्डर ऑफ ए p है तो
पी होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लास्ट थ्योरम के रिजल्ट से ये लिख लिया कि अगर ऑर्डर 0 है तो अभिलक्षण 0 है। ठीक है, और यदि ऑर्डर पी है तो अभिलक्षण भी पी है। ठीक, लेकिन आगे आपको क्या सिद्ध करना है कि ये अभिलक्षण पी अखंडनीय संख्या है। तब क्या सिद्ध करेंगे? तब सिद्ध करेंगे कि पी अभाज्य संख्या है। बताइए, थ्योरम आगे समझ में कि क्या सिद्ध करना है? हमने ये सिद्ध करना है कि अगर हमें या तो हमें ऑर्डर यानी अभिलक्षण या तो हमें अभिलक्षण अनंत मिलेगा या फिर हमें अभिलक्षण परिमित मिलेगा, और परिमित मिलेगा तो वो परिमित राशि प्राइम नंबर होगी, ऐसा हमें दिखाना है। जैसा हमने एग्जाम्पल किया था जब Z7 वाला, तो या तो हमें, और एक किया था Z वाला, तो या तो हमें अभिलक्षण मिला ही नहीं, इस वाले केस में अभिलक्षण क्या आ रहा था? 0। ठीक है, या तो हमें अभिलक्षण मिला ही नहीं, शून्य या अनंत मिला, और या फिर अभिलक्षण मिला परिमित, तो वो परिमित संख्या कैसी होगी? प्राइम नंबर। दोनों एग्जाम्पल पूर्णांकीय प्रांत के हैं, Z+7 और Z7 + 7 × 7 और Z+. दोनों एग्जाम्पल पूर्णांकीय प्रांत के हैं, लेकिन दोनों एग्जाम्पल में अगर हमने अभिलक्षण देखा तो इस वाले में अभिलक्षण नहीं मिला, अनंत या शून्य मिला, जबकि इसके अंदर अभिलक्षण मिल गया। और आगे अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि अभिलक्षण या तो 0 है या फिर जो परिमित आपको मिला है वो परिमित संख्या अभाज्य संख्या होगी, जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते। आ रही है बात समझ में? या तो आपको अभिलक्षण 0 मिलेगा या फिर अभिलक्षण परिमित मिलेगा, लेकिन अब जो परिमित है वो अभाज्य है, ऐसा भी हमें दिखाना पड़ेगा इस थ्योरम में। तो अब सबसे पहले पी को प्राइम प्रूफ करेंगे और इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से, विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। ठीक है, विरोधाभास से सिद्ध करेंगे पी अभाज्य है, क्योंकि पी को अभाज्य कैसे दिखाएं? पी प्राइम है, हम मानेंगे कि पी अभाज्य नहीं है और कुछ ना कुछ मान्यता का विरोध होना चाहिए जिससे कहा जा सके हमारी मान्यता गलत है। तो सबसे पहले हमने मान लिया, यदि संभव हो तो माना पी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब अगर आपने p को भाज्य माना है तो p के फैक्टर्स किए जा सकते हैं, और p के फैक्टर्स किए जा सकते हैं तो हमने फैक्टर कर लिए कि तब p के दो गुणनखंड कर लिए p1 और p2। तब p के दो फैक्टर्स हमने क्या कर लिए? p1 और p2। p के दो टुकड़े कर लिए p1 और p2, जहां p1 और p2 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहां p1 1 नहीं होना चाहिए और p2 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर कोई संख्या आपके पास अभाज्य संख्या नहीं है तो आप उसके 1 के अलावा और गुणनखंड कर सकते हैं। तो हमने p के दो गुणनखंड कर लिए p1 और p2, तब दोनों को गुणा करने पर वापस p आएगा। जैसे कि मैंने 8 के दो टुकड़े कर लिए 4 और 2, तो 4 और 2 को गुणा करने पर वापस क्या आएगा? 8 आएगा। तो ऐसे ही मैंने p के दो टुकड़े कर लिए p1 और p2, जहां p1 1 नहीं होना चाहिए और p2 भी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी 1 हो गया तो दूसरा p के बराबर हो जाएगा और ये प्राइम हो जाएगा। फिर आप कैसे लिखेंगे कि आपने इसको प्राइम नहीं माना है? तो ये प्राइम नहीं है तो फैक्टर 1 के अलावा कुछ और होने चाहिए। आ रही बात समझ में? ये 1 नहीं हो सकता, ये 1 हो गया तो p2 p के बराबर हो जाएगा, ये 1 हो गया तो p1 p के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के दो ही फैक्टर रह जाएंगे, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। तो इन दोनों के अलावा p1 और p2 कोई और फैक्टर है। ठीक है, तो हमने मेंशन कर दिया p1 और p2 की वैल्यू 1 नहीं होगी। साथ ही p1 अगर फैक्टर है तो p1 < p होगा, और p2 भी अगर फैक्टर है तो p2 भी p से छोटा होगा। जब p के गुणनखंड है p1 p2,
तो P1 P2 P से छोटे होंगे, लेस देन होंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास ऑर्डर ऑफ ए P है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए P है, P ए का ऑर्डर हमने P माना है, ए की कोटि हमने P मानी है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? P होगा। ऑर्डर ऑफ ए P होगा तो कोटि की परिभाषा के अनुसार, कोटि की परिभाषा के अनुसार P डॉट ए बराबर 0 हो जाएगा। सेम एज ऑर्डर ऑफ ए अगर P होगा तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर भी क्या होगा? P होगा। हमने ग्रुप के अंदर एक थ्योरम की थी कि अगर किसी a की कोटि n है तो a के पूर्णांक घात की कोटि भी n होती है। ठीक है, अगर a का ऑर्डर p है तो a के पूर्णांक घात का ऑर्डर भी p होगा। क्लियर? a का ऑर्डर p है तो a स्क्वायर का ऑर्डर भी p होगा, और a स्क्वायर का ऑर्डर अगर p होगा तो कोटि की परिभाषा के अनुसार p डॉट ए स्क्वायर बराबर 0 होगा। लिख दी कोटि की परिभाषा। कोटि की परिभाषा प्लस के लिए ही लिखेंगे, योग समूह है, p डॉट ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक, p की जगह p की वैल्यू रख देते हैं, p की जगह p की वैल्यू रख दी p1 डॉट p2 और a स्क्वायर को लिख दिया a डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत है, क्रम विनिमय है, तो हम क्रम विनिमय के नियम से क्रम को आगे पीछे करके ऐसे लिख रहे हैं, एक a को p1 के साथ, एक a को p2 के साथ। ठीक है, p1 p2 p की वैल्यू रख दी, a स्क्वायर को a इंटू ए लिख लिया, और यहां से इस स्टेप से ये स्टेप लिख सकते हैं क्रम विनिमय का नियम, क्योंकि हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत में क्रम विनिमय संतुष्ट होता है गुणन संक्रिया के लिए। ठीक है, अब दो का प्रोडक्ट वापस से 0 आ रहा है, दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो यहां से लिखा क्या जाएगा कि P1 इक्वल्स टू P1 A इक्वल्स टू 0 या P2 A इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि वलय शून्य भाजक रहित है, और जब शून्य भाजक रहित होती है तो दो का गुणनफल 0 होने पर दोनों में से कोई एक 0 होता है। अब कौन सा 0 है ये नहीं पता, तो हमने ऑब्लिक करके लिख दिया, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। लगा दी शून्य भाजक रहित की परिभाषा। अब फर्स्ट देखिए, यदि P1A इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको 0 मानते हैं तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन होगा? अगर हम इसको 0 मानते हैं तो P1A इक्वल टू 0 क्या प्रूव करेगा? ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू P1। कोटि की परिभाषा ही तो होगी। देखिए, अगर A की A से P1 बार संक्रिया कराने पर 0 आ रहा है तो A का ऑर्डर क्या है? P1। कोटि की परिभाषा से लिखा है मैंने ये, n डॉट a बराबर 0 देन ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n। तो p की जगह p1 है, p की जगह फैक्टर p1 है। ठीक है, तो हमने कोटि की परिभाषा से ये लिख दिया, और अगर ये लिख दिया तो क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या a का ऑर्डर p1 पॉसिबल है? क्या a का ऑर्डर p1 पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ऑर्डर छोटे से छोटा होता है, और छोटे से छोटा क्या है आपके पास? छोटे से छोटा p है। जब आप कोटि p बोल रहे हो तो p से छोटी और कोई कोटि नहीं हो सकती है, क्योंकि a की कोटि p है और p न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब p से और छोटा p1 कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू P है और P1 P से छोटा है। ठीक है, A की न्यूनतम कोटि P है और P1 P से छोटा है, इसीलिए P1 ऑर्डर नहीं हो सकता। P1
P से छोटा है और P न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो उससे छोटा और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके पास P1A इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। दोबारा देखो, दूसरा वाला 0 हो सकता है क्या? पुनः यदि P2A इक्वल टू 0, तो P2A इक्वल टू 0 होने से ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P2 आ जाएगा। और ऑर्डर ऑफ A P2 आए तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि P2 भी किससे छोटा है? P से छोटा है, और P न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, A का ऑर्डर है, और ऑर्डर सबसे छोटा पूर्णांक होता है, उससे छोटा और कोई नहीं हो सकता। तो ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P2 भी P से छोटा है। तो फिर आपके पास P2A की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। तो अब देखिए क्या कंक्लूजन निकला। ना तो ये 0 है, ना ये 0 है, लेकिन दोनों में से एक तो 0 होना चाहिए, क्योंकि वलय शून्य भाजक रहित है। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब आपने जो काम किया है वो गलत किया है कि P की जगह P के दो फैक्टर्स रख दिए, P1 और P2 दोनों। अगर हमारा फैक्टराइजेशन सही होता, मतलब कि अगर P के गुणनखंड किए जा सकते होते, अगर P अभाज्य संख्या नहीं होती, गुणनखंड होते, तो ये आगे के मान भी आपके पास सही आने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ हमने नियम बिल्कुल सही लगाया है, शून्य भाजक रहित है, तो दोनों में से एक तो 0 होना चाहिए था। लेकिन दोनों में से कोई भी 0 नहीं आना क्या शो कर रहा है? कि आपकी मान्यता कहीं ना कहीं गलत है। आपने P की जगह P के दो फैक्टर्स रखकर गलत किया। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः P अभाज्य संख्या है। तो P प्राइम नंबर होगा, इसके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते, इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट गलत आ रहा है, क्योंकि हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। अगर फैक्टर्स हो सकते थे तो फिर आपका ये रिजल्ट गलत नहीं आना चाहिए था। तो इस थ्योरम को हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। P को प्राइम नंबर दिखाना था, तो हमने P को उल्टा मान लिया कि प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य है, कंपोजिट है, और भाज्य है तो गुणनखंड किए जा सकते हैं, तो गुणनखंड कर दिए। और गुणनखंड कर कर अगर हम आगे काम कर रहे हैं तो आगे का जो रिजल्ट है वो गलत आ रहा है, और वो गलत आना ही शो कर रहा है कि हमारी मान्यता गलत है। क्लियर है ये थ्योरम? तो आज की क्लास में अपन ने दो थ्योरम की, दोनों थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ के देखिएगा। प्रॉब्लम जो भी होगी हम डिस्कस कर लेंगे। थ्योरम्स कंप्लीट आपकी। आगे की क्लास में अब हम रिंग के कुछ एग्जाम्पल और उसके बाद सब रिंग एंड सब फील्ड पढ़ेंगे।